चलो जी। तो आज हम पढ़ते हैं एमवीसी में व्यू डाटा, व्यू बैग और टेम्प डाटा। लास्ट में आ गया। तो व्यू डाटा इंटरव्यू में पूछते हैं दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है। व्यू बैग वर्सेस टेम्प डाटा। डिफरेंस तो ये तो जनरिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम समझते हैं कि कैसे काम होता है ये। तो व्यू डाटा जैसे मैंने बताया कि छोटे मोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने हो आपको, कि कंट्रोलर से कोई छोटी मोटी चीज भेजनी हो, तो वो आप व्यू डाटा या व्यू बैग में यूज कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट मतलब इंप्लॉय की लिस्ट चाहिए या कंप्लीट डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए, तो उसके लिए तो जैसा अभी हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। जैसे हम लिस्ट से कर रहे हैं वैसे ही भेजते हैं। जैसे अभी दिखाया था ना, इंडेक्स के अंदर लिस्ट में से डाटा निकाला, फिर उसे सेंड किया और व्यू ने उसको रीड करके सारा प्रिंट किया यूआई पे। लेकिन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना हो, कि जैसे सिर्फ मैं एक मेथड बना देता हूँ। आई एक्शन रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट गेट मैसेज करके, ठीक है। मुझे सिर्फ छोटा सा मैसेज प्रिंट कराना है। क्या बोलते हैं आगे, इसका नाम सिर्फ मैं सिंपल मैसेज लिख देता हूँ। यूआई पे मान लो सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मुझे पूरा सब कुछ लिस्ट विस्ट में डाटाबेस में मैसेज डालूं, फिर उसे रीड करूं और फिर उसे यहाँ पे निकालूं कंट्रोलर में और फिर करूं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिंपल एक व्यू डाटा ले सकता हूं। एक प्रॉपर्टी का नाम दे दो, ये नाम कुछ भी हो सकता है। हम फिलहाल इसका नाम मैसेज रख रहे हैं और इसके अंदर कोई भी मैसेज प्रोवाइड कर दिया हमने। दिस इज द टेस्ट मैसेज और रिटर्न व्यू कर दिया। तो अब जैसे ही वो इस नाम का व्यू देखेगा, इस नाम का व्यू बना देते हैं। एम्प्टी ले लेते हैं। व्यू तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यू नहीं बनाया उस नाम का तो वो बोलेगा भाई आपने कंट्रोलर में एक्शन बना रखा है लेकिन इसका नाम का कोई व्यू ही नहीं है। तो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चाहो तो उस व्यू को जैसे भी आपको प्रिंट कराना है आप करा सकते हो। जैसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नाम जिससे गड़बड़ ना हो। चलो अभी से रंग के देखते हैं। क्या नाम है, एम्प्लॉय और मैसेज। तो आ गया, दिस इज द टेस्ट मैसेज। तो इस तरह का कोई स्मॉल इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो आप व्यू डाटा या फिर व्यू बैक की मदद से भेज सकते हो। दोनों का काम क्या है, कंट्रोलर से डाटा व्यू में भेजना। लेकिन डिफरेंस क्या है कि व्यू डाटा में थोड़ा सा अ, इस तरह से प्रॉपर्टी बनाओ ये करके इस तरह से भेजो। व्यू बैक थोड़ा सा सिंपल सिंपल है एज कंपेयर टू व्यू डाटा। व्यू बैक इससे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। देखते हैं, करते हैं इसे वापस वहीं पे एम्प्लॉय कंट्रोलर में। एक और प्रॉपर्टी बना देते हैं, व्यू बैग। ये किस पे काम करती है, इसे बोलते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टी। व्यू बैग एक कंसेप्ट पे काम करता है जिसे बोलते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टी। डायनेमिक का मतलब जो स्टैटिक नहीं है, जो हमने बनाई नहीं है, हम रन टाइम पे वो प्रॉपर्टी बना देंगे। तो यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे ये रन टाइम पे प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक लिख दिया मैंने, मैसेज टू इक्वल टू दिस इज अ न्यू मैसेज फ्रॉम व्यू बैग। तो अब ये मैसेज टू प्रॉपर्टी देखो, डॉट करके हम प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करते हैं ना। व्यू बैक क्या है, एक क्लास है। क्लास डॉट करके या तो हम प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करते हैं। लेकिन मैसेज टू नाम की कोई प्रॉपर्टी वही अभी इस क्लास में है नहीं। इस क्लास में
इस नाम की कोई प्रॉपर्टी, यानी जो भी आप नाम लिखोगे उसकी ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बन जाती है, आपको टेंशन नहीं लेनी कैसे बनती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है, इसे डायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो व्यू बैग इस पे काम करता है। अब वापस इसमें जाऊंगा, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, व्यू बैग से वो प्रॉपर्टी प्रिंट करा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? यस सर। दिस इज द मैसेज फ्रॉम व्यू बैग और दिस इज अ टेस्ट मैसेज। ठीक है। यस सर। सर अपन ने इसमें व्यू डेटा का नाम ब्रैकेट करके मैसेज लिखा है और इसमें व्यू बैक का डॉट करके लिखा है। तो व्यू बैक का तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन व्यू डेटा का जरूरी है कि अपन ब्रैकेट में ही लिखे या करेक्ट, इसका। क्योंकि ये कलेक्शन है, जैसे कलेक्शन में आप जनरल, आपने कोई कलेक्शन पढ़ा हुआ होगा, लिस्ट पढ़ा है, तो लिस्ट के अगर मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग टेस्ट इक्वल टू, ये बिल्कुल समझ लो लिस्ट जैसा ही है व्यू बैक। अब मुझे टेस्ट के, एक्चुअली डिक्शनरी, डिक्शनरी जैसा है ये, समझ लो लिस्ट जैसा नहीं, डिक्शनरी जैसा। तो उसकी की के अंदर वैल्यू देनी होती है ना डिक्शनरी में, यस सर। तो कोई आपको की बनानी पड़ेगी। तो डिक्शनरी में मान लो आपको कुछ ऐड करना है इसमें, तो कैसे करोगे, टेस्ट डॉट ऐड, एक की दो एक वैल्यू दो, स्ट्रिंग की दो वैल्यू दो, आपने ऐसे दे दिया की वन, और वैल्यू भी दे दिया आपने वैल्यू वन। अब आपको कुछ चेंज करना होगा तो कैसे करोगे, की वन के अंदर लिख दोगे राशि, ऐसे तो चेंज करोगे, तो ये देना यस सर। जरूरी है इसमें। ठीक उसी प्रकार से व्यू डाटा में ये समझो कि डिक्शनरी इस तरह से बनानी नहीं पड़ी हमें, ये ऑलरेडी एमवीसी वगैरह ने अपने आप ही आपका ऑब्जेक्ट वगैरह बना देगा। आपको सिर्फ उस की के अंदर जो भी की आप दोगे, उस की के अंदर वैल्यू प्रिंट करते रहो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? आ गई सर। और टेम्प डाटा भी इन्हीं का छोटा भाई है। वो क्या करता है कि आप कंट्रोलर से व्यू में नहीं रहेगी इंफॉर्मेशन, कंट्रोलर से व्यू में नहीं जाएगा, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में कुछ आपको भेजना हो तो टेम्प डाटा का इस्तेमाल करोगे। जैसे टेम्प डाटा भी ले लेते हैं, ये भी कलेक्शन की तरह काम करता है। देते हैं दिस इज अ मैसेज फ्रॉम टेम्प डाटा। ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इसे व्यू को कॉल करने की जगह क्या करते थे हम, दूसरे मेथड में जब जाना होता था तो कौन सा क्या कॉल करते थे, रिटर्न टू एक्शन करते थे ना। रिडायरेक्ट टू एक्शन। हाँ, रिडायरेक्ट टू एक्शन। तो इससे कॉपी कर लेते हैं। तो रिडायरेक्ट टू एक्शन कर लेंगे इंडेक्स। अब इंडेक्स में आके क्या ट्राई करते हैं हम लोग, सबकी वैल्यू पढ़ना शुरू ट्राई करते हैं। वेर वैल्यू वन में क्या करते हैं, व्यू डाटा को लिख लेते हैं। वेर वैल्यू टू में क्या लिखेंगे, व्यू बैक को लिख लेते हैं। और वेर वैल्यू थ्री में टेम्प डाटा को, क्या नाम है इसका, मैसेज थ्री। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा है आपको व्यू डाटा और व्यू बैक की तो वैल्यू मिलेगी नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई इसे नीचे करते हैं उन्हें ऊपर करते हैं। सबसे पहले टाइम डाटा को करेंगे, क्योंकि व्यू डाटा और व्यू बैक की वैल्यू सिर्फ कंट्रोलर से व्यू तक जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है, उसके बाद उसे कभी नहीं मिलेगी। अब क्योंकि ये कंट्रोलर से व्यू पे गया ही नहीं, दूसरे कंट्रोलर पे चला गया, तो व्यू डाटा और व्यू बैक की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, पर टाइम डाटा की मिल जाएगी, टाइम डाटा की मिल जाएगी। अब चेक करते हैं कि ये बात सच भी है नहीं है। डिबगर लगा देते हैं जिससे अपना
सारी चीजें हम चेक भी कर लें। अच्छा, पहले तो पहली बार इंडेक्स आ गया, कोई बात नहीं, इसकी हमें टेंशन नहीं है। हमने अब एम्प्लॉय और मैसेज को कॉल किया, ये तो डिक्शनरी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो व्यू डाटा के अंदर वैल्यू पड़ी होगी, मैसेज के अंदर अगर आप रिजल्ट व्यू में जाके चेक करोगे तो मैसेज एक की है जिसका नाम क्या है, दिस इज द टेस्ट मैसेज जो हमने डाला है। इसके अंदर भी पड़ गई होगी, अब व्यू बैक के अंदर मैसेज 2 के अंदर डायनेमिक है ये वैल्यू, तो मैसेज 2 में अब ये पड़ी है। अब आते हैं टेम्प डाटा, इसे भी F10 कर देते हैं। तो टेम्प डाटा के अंदर भी वैल्यू तो चली गई, रिजल्ट व्यू में आप जाके चेक कर सकते हो, दिस इज द मैसेज फ्रॉम टेम्प डाटा। क्या करेगा, अब ये रीडायरेक्ट टू एक्शन करेगा, तो इंडेक्स पे जाएगा। और आपको मैंने बताया था जब रीडायरेक्ट टू एक्शन होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वापस। HTTP शुरू से सारा काम करेगा, तो ये नई रिक्वेस्ट है। अभी जो पुरानी रिक्वेस्ट है, अगर व्यू में, अगर यहां से हम व्यू में रिटर्न करते हैं तब तो वो एक ही रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर यहां से हमने दूसरे कंट्रोलर के एक्शन को रिटर्न किया तो अब 2 रिक्वेस्ट हो गई। इसने खत्म किया, अब ये दोबारा रिक्वेस्ट करने जा रहा है दूसरे कंट्रोलर को। तो इंटरव्यू में पूछेगा कि और क्या डिफरेंस है, तो और क्या डिफरेंस है कि भाई व्यू डाटा और व्यू बैग एक ही रिक्वेस्ट तक जिंदा रहते हैं, कंट्रोलर टू व्यू तक, लेकिन टेम्प डाटा 2 रिक्वेस्ट तक जिंदा रहता है, क्योंकि जब हम एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के एक्शन को कॉल करते हैं तो वो बेसिकली 2 रिक्वेस्ट होती हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। तो वैल्यू 3 में देखो मस्त मैसेज आ गया बिना बिना किसी दिक्कत परेशानी के। वैल्यू 1 में नल, क्योंकि इस नाम की उसे प्रॉपर्टी मिली ही नहीं, व्यू डाटा में कुछ पड़ा ही नहीं है, 0 काउंट पड़ा है। सिमिलरली व्यू बैग में भी कुछ नहीं पड़ा, यहां पे भी नल मिला। क्लियर है, कोई डाउट है? सर थोड़ा कम समझ में आया मुझे। क्या चीज कम समझ में आई बताओ। सर मतलब आपने ऐसे कहा कि अपना जो टैम्प डेटा है अपन रीडायरेक्ट टू एक्शन करते हैं मैसेज ठीक है, वाले उसमें, तो फिर अपन वापस से अपने इंडेक्स वाले मेथड पे जाते हैं, तो ये प्रिंट नहीं हो रहा, ये कंट्रोलर टू कंट्रोलर जाना, कुछ ऐसा वो समझ नहीं आया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि टैम्प डाटा का क्या खासियत है, कि टैम्प डाटा एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में अवेलेबल रहता है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे सर हमने कंट्रोलर की तो अपनी ये एक ही तो क्लास है, तो दूसरा कंट्रोलर कहाँ से आ गया? मेथड तो दूसरा है ना, मैसेज एक अलग मेथड है, वो एक अलग मेथड है, एक्शन मेथड अलग है ना। एक कंट्रोलर के मेथड से दूसरे कंट्रोलर के मेथड तक, अब ठीक है। चाहे वो एक कंट्रोलर हो चाहे दूसरा कंट्रोलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक्शन मेथड से फर्क पड़ता है, जितने मेथड है उतनी रिक्वेस्ट। मैंने आपको बताया था पहले कि जब मैं इंडेक्स कॉल करूंगा और कोई दूसरा मेथड कॉल करूंगा, इसका मतलब वो 2 डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं। इतना आपको चलो डीप में नहीं जाना, हालांकि ये पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन इतना डीप में भी मत जाओ, भी इतना सोचो कि टैम्प डाटा दूसरे कंट्रोलर के एक्शन मेथड तक जिंदा रहता है, व्यू डाटा और व्यू बैग नहीं रहते। यहां पे मैंने क्या किया है, इन तीनों में एक एक वैल्यू डाली है, इन तीनों में मैंने वैल्यू डाली है, व्यू डाटा में भी, व्यू बैग में भी, टैम्प डाटा में भी। अब यहां पे जब, लेकिन जब दूसरे एक्शन मेथड में चेक कर रहा हूं तो टेम्प डाटा की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन व्यू डाटा और व्यू बैक की वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के एक्शन मेथड में, चाहे वो दूसरा कंट्रोलर हो चाहे अपना कंट्रोलर, उससे लेना देना नहीं है, हमें एक्शन से लेना देना है कि उसके एक्शन मेथड में जब आप कुछ भेजना चाहोगे तो आपको टेम्प डाटा का इस्तेमाल करना है, ना कि व्यू डाटा और व्यू बैक का, क्योंकि टेम्प डाटा दूसरे एक्शन तक जिंदा रहते हैं जबकि व्यू डाटा और व्यू बैक मर जाते हैं। यही हमने चेक किया कि इसमें नल नल आ रहा है जबकि इसमें वैल्यू आ रही है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे एमवीसी में हमेशा एक्शन की बात होती है, चाहे वो इसी कंट्रोलर का हो चाहे दूसरे कंट्रोलर का हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हर रिक्वेस्ट ही नई रिक्वेस्ट है, राइट। अगर हर अनजान आदमी, एक अनजान आदमी आपके मोहल्ले में घूम रहा है, आपके घर आया वो तभी भी अनजान है, किसी दूसरे के घर गया तभी भी अनजान है। क्लियर? ठीक है। तो एमवीसी के लिए यही है कि भाई सब अनजान है, सिर्फ एक्शन से फर्क पड़ता है। चलो, यही 3 चीजें, और बाकी इसका भी चैट जीपीटी से आप देख लेना, तो बिल्कुल, तो वो बिल्कुल डिटेल में बता देगा, 2-3 पॉइंट्स और बता देगा।
बट वो माइनर पॉइंट्स है। मेन पॉइंट यही है कि भाई व्यू डाटा व्यू बैक जाता है कंट्रोलर से व्यू में, और टैम्प डाटा जाता है कंट्रोलर टू कंट्रोलर में। व्यू डाटा और टैम्प डाटा कलेक्शन की तरह काम करते हैं, डिक्शनरी की तरह, जबकि व्यू बैक काम करता है डायनेमिक प्रॉपर्टी की तरह। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यू डाटा व्यू बैक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, आज एक दूसरा मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एमवीसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, दो चीज बतानी है मुझे आपको। एक है पार्शियल व्यू। आपको याद होगा जब हम व्यू बनाते थे तो वो पूछता था कि भाई हाँ सर। व्यू बनाओ या पार्शियल, तो ये बोलेंगे पार्शियल व्यू। और दूसरा, ये जो शेयर्ड हमारे ये होते हैं, शेयर्ड लेआउट होते हैं, ये किस काम आते हैं? हालांकि सिंपल है शेयर्ड लेआउट का मतलब, अगर चलो ये मैं कल ही बताऊंगा, तो डिटेल में बताऊंगा। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ते हैं जिसका नाम है गिटहब। गिटहब के बारे में आपने नाम सुना हुआ है कभी? हाँ सर। ठीक है, चलो गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। ये हर प्रोजेक्ट में, चाहे दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाओगे तो आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। ये सबसे लेटेस्ट है, मतलब कहीं कहीं हो सकता है टीएफएस का भी इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों लगभग सिमिलर है, लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। टीएफएस भी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन वो अभी गिटहब ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो गिटहब में गिट टेक्नोलॉजी का नाम है, एंड गिटहब इज अ कंपनी नेम। और ऐसी बहुत सारी, गिट एक मेन जो है वो गिट है। गिट इज अ टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हम सारा काम करेंगे वो गिट है। गिट हब हो गया, ऐसी बहुत सारे होते हैं, बिट बकेट, गिट लैब, ये सब एक जैसे ही काम करते हैं, ये सब एक जैसे ही काम करते हैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो मैं तुम्हें गिटहब पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट में कंपनी में जाओगे तो बिट बकेट हो, गिट लैब हो, ऐसी बहुत सारे अलग अलग नाम है। कोई सा भी नाम हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने गिट पढ़ा हुआ है और एक जैसा पढ़ा हुआ है वैसे ही सारे काम करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब काम करते क्या है ये होते हैं रिपोजिटरी मैनेजमेंट करने के लिए, कोड मैनेजमेंट बोल लो, या फिर रिपोजिटरी और कोड मैनेजमेंट के लिए के टूल होते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब सिंपल है, आप एक कंपनी में जाओगे, वहां पे 10 डेवलपर बैठे होंगे, और 10 मतलब एक बड़ी टीम होगी, मान लो 100 लोगों की टीम है, और आपके प्रोजेक्ट में 10 डेवलपर हैं। तो आप कैसे काम करोगे? ये सारे डेवलपर बैठे हुए हैं, सबके पास अपने अपने कंप्यूटर हैं। शुरू में मैंने ये फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताता हूँ इसके बारे में, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा याद हो। तो भाई इतने सारे लोगों को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है, एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई चेंज किया, तो वो मैं थोड़ा ना चेंज कर सकता हूँ। क्या मैं आपने अपने कंप्यूटर में चेंज किया तो वो मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली? नो नहीं सर। मिलेगा, मुझे आपसे लेना पड़ेगा वो कोड। अगर ऐसे लेने लग जाएं तो एक बंदा चेंज करे, वो इन 10 को दे, फिर ये चेंज करे, वो 10 को दे, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? तो क्या तरीका आया इसका? एक रिपोजिटरी, उन्होंने कहा भाई एक रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी का मतलब क्या है कि ये फाइनल कोड होगा, यहां पे लेटेस्ट फाइनल कोड पड़ा होगा। क्या करना है इस, मान लो कोड में एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 फाइल है। अब ये बंदा अलग फाइल पे काम कर रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग अलग, सब अलग अलग काम पे कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट सेम है। अब क्या करते हैं, एक बीच में रिपोजिटरी बन गई कि भाई जो बंदा काम, जैसे इसने एक फाइल 1 पे काम किया, काम करके सेव कर दिया, इसने फाइल 2 पे, इसने फाइल 3 पे, सबने अलग अलग फाइल पे करके सेव कर दिया। और अगले दिन जब आए तो इन सब ने एक एक लेटेस्ट ले लिया कि भाई इस कोड का जो भी लेटेस्ट पड़ा है वो मुझे दे दो। तो अब सबके पास सबकी फाइल आ गई। बात समझ में आ रही है? सबने अपने अपनी फाइल में चेंज किया, प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर दिया। अगले दिन सुबह या उसी टाइम पे कभी भी
सबने जैसे ही ये लेटेस्ट लेंगे, जो जो यहाँ पे सेव हो रखा होगा वो सब इनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक बंदे के पास सबका कोड भी आ जाएगा और अपना भी चेंज कर पाएगा एक ही टाइम पे। तो इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोड मैनेजमेंट, या गिट या रिपोजिटरी मैनेजमेंट। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर, आ गई। ये बड़ा सिंपल सा है कि भाई सारे लोग कैसे काम करें। आप कंप्यूटर से मैं नहीं ले सकता, मेरे कंप्यूटर से आप नहीं ले सकते, तो सिंपल है भाई, एक सर्वर पे डाल दो इस एक जगह अपना अपना कोड, और वहां से सब लोग लेते रहेंगे। सब जो जो अपना चेक इन करेगा उस सर्वर पे कर देगा, और जो जो जिसको लेटेस्ट लेना होगा वहां से लेगा, तो उसे सारा कोड मिल जाएगा। तो यही गिट करता है। तो आपको क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले तो गिटहब पे जाके अकाउंट बना लो। ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया। अब मैं काम करता हूं, आपका ही प्रोजेक्ट हम क्या कर रहे हैं, गिटहब विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो। जितने भी बड़े बड़े टूल्स हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो एक बड़ा टूल है, तो ये ऑटोमेटिकली गिट को अपने अंदर देता, अपने साथ देता है। जब आप डाउनलोड करते हो तो गिट को भी साथ में दे देता है। विजुअल स्टूडियो, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है, आपको एक अकाउंट बनाना है गिटहब पे। कैसे अकाउंट बनते हैं, जैसे फेसबुक पे बनाते हो वैसे गिटहब पे बन जाएगा। साइन इन आपको क्रिएट करना है अकाउंट, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं लॉग इन कर रहा हूं। आपको वही नॉर्मल एक जैसे सिंपल फेसबुक पे क्रिएट करते हैं वैसे एक अकाउंट क्रिएट करना है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे आपको अपनी रिपोजिटरी बनानी है। ये देखो, यहाँ पे गए, होम पे क्लिक किया, तो सारी जो जो रिपोजिटरी मतलब जितने प्रोजेक्ट मैंने बना रखे होंगे सब यहाँ पे दिख जाएंगे। कई बार क्या होता है, आपको अपने अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के भी यहाँ पे डाल दो, तो किसी कंपनी आपको हायर करे तो उनको डायरेक्टली शेयर कर दो ये यहाँ के। तो ये भी अच्छे एक होता है, लोग अपना गिटहब, कॉलेज के स्टूडेंट्स ये लोग अपना अच्छे से प्रिपेयर करके रखते हैं, ताकि जॉब में अपना गिटहब दिखा दें कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो चेक कर लें। तो हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डालेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है शुरुआत से लेके अभी तक, उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो हम खोलते हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट डालना है। ये वाला डालते हैं, वरना मैंने कहा था ना कि मैं सारा काम करके जो भी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, एट द एंड पूरा प्रोजेक्ट आपको दे भी दूंगा। तो यहाँ पे देखो सारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल है, जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सेस मॉडिफायर, ये सब फलाना ढिमकाना सब कुछ। अब इसको हमें वहां पे डाल दूंगा मैं अपनी रिपोजिटरी में। उस रिपोजिटरी को आप भी एक्सेस कर पाओगे, और आप भी कुछ चेंज कर पाओगे, आप भी यूज कर पाओगे, आप भी उसे कभी भी लाइफ टाइम आपको जरूरत पड़ेगी तो उसे कंसेप्ट को दोबारा से पढ़ पाओगे। तो कैसे डालना है, सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनानी है। तो यहां से हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे। न्यू पे क्लिक किया हमने, रिपोजिटरी का नाम लिख लिया। नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं .NET बैच जुलाई 2024। कुछ डिस्क्रिप्शन दे दो, डिस्क्रिप्शन में ये लिख देते हैं, कंप्लीट सी शार्प कंसेप्ट। अब वो पूछ रहा है कि भाई पब्लिक बनाओगे या प्राइवेट। पब्लिक होगा तो कोई भी बंदा गूगल करके, गूगल के थ्रू, क्योंकि ये तो गिटहब जैसे फेसबुक है, कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल चेक कर सकता है, वैसे यहाँ पे है पब्लिक बनाना है प्राइवेट। प्राइवेट बनाऊंगा तो जिसको एक्सेस दूंगा वही मेरा प्रोजेक्ट यूज कर पाएगा, पब्लिक बनाऊंगा तो कोई भी यूज कर लेगा। तो जो आपके ऐसे प्रोजेक्ट हो जिनको आपको पब्लिक मतलब जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो शेयर नहीं करनी, उसे मत बनाओ। पर हमारा तो सिंपल सा शीशा आपके सारे कंसेप्ट है, तो दुनिया में कोई देख भी ले तो उसका बेनिफिट हो जाएगा, कोई नुकसान तो है नहीं, तो हम पब्लिक बना दे रहे हैं।
अब ये पूछ रहा है एक रीडमी फाइल ऐड करोगे। रीडमी फाइल क्या होती है कि अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि कोई नया बंदा आया, उसने चेक किया कि भाई क्या है इस रिपोजिटरी में, तो आप वो तो कंफ्यूज हो जाएगा देख के। तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस रीडमी फाइल में लिख सकते हो। चाहो तो ऐड करो, चाहो तो ना करो। फिलहाल के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। अब ये गिट इग्नोर। गिट इग्नोर में कह रहा है कोई भाई टेम्पलेट वगैरह इसका यूज करना है, अभी के लिए इसे भूल जाओ, बाद में बताऊंगा गिट इग्नोर होता क्या है। कह रहा है कोई लाइसेंस वाइसेंस हमें ये सब की जरूरत नहीं है। और कह रहा है मेन ब्रांच होगी, एक ये बता रहा है कि भाई मेन नाम की एक ब्रांच बनेगी जो आपकी मेन ब्रांच होगी, मतलब वहां पे आपका फाइनल ट्रुथ पड़ा होगा। हम कह रहे हैं ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया। अभी आपको 100% समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 70% समझ में आ रहा होगा कि भाई एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे मुझे इस रिपोजिट ये बन गई, हो गई क्रिएट। अब यहाँ पे मैं अपना सारा कोड मूव कर दूंगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अभी तक एक ही फाइल पड़ी हुई है, अब मैं सारा कोड अपना .NET का यहाँ पे मूव करने वाला हूँ। क्लियर है, कोई अभी डाउट है? रीडमी पे अपन ने ये बताया कि अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, सपोज अगर हमने रीडमी पे क्लिक नहीं किया होता तो बिना तो उसके ये, भी अपने। हाँ बिना उसके भी आप बस अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता नहीं रहे हो। हालांकि हम भी रीडमी हमने बना ली, पर हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो बनाने ना बनाने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा। इट जस्ट कि आपको यूज करना चाहिए जब आप प्रॉपर प्रोजेक्ट करोगे, तो उसमें आपको रीडमी में बता देना चाहिए कि भाई इस प्रोजेक्ट में ये चीजें आपको डाउनलोड कैसे करना है, चलाना कैसे है, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट में कुछ डिपेंडेंसी होती है, तो उस डिपेंडेंसी को कैसे इस्तेमाल करना है वो सब लिखते हैं रीडमी में। क्लियर? यस हाँ सर। हूँ। ओके, चलो। अब मुझे इस रिपोजिटरी में अपना प्रोजेक्ट पहुंचाना है, तो उसके यहां पे क्लिक करोगे तो देखो अपना ये यूआरएल दे रहा है। भाई इस यूआरएल पे आप होस्ट कर सकते हो, अपना कोड पहुंचा सकते हो। ये फ्री है, गिटहब फ्री रहता है। बाकी कुछ कुछ और भी हैं जो पेड वाले हैं, जैसे बिट बकेट वगैरह बता रहा हूँ, वो पेड है, तो उसमें थोड़ी सी एडिशनल फीचर दे देते हैं। बट इस फ्री को आप में ही इनफ है हमारे लिए, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। तो अलग अलग तरीके से आप चीजें कर सकते हो, लेकिन हम HTTPS के तरीके से कर रहे हैं। तो इसे क्लिक किया मैंने, अब विजुअल स्टूडियो पे आ गया। मैंने कहा था विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली हमें दे रखा है भाई कि आप गिट में प्रोजेक्ट वगैरह बना सको, पहुंचा सको, ये सब। तो यहाँ पे टॉप पे आओगे तो ये देखो गिट नाम की चीज उन्होंने ऑटोमेटिकली दे रखी है। और उससे पहले देखो, पता कैसे चलेगा गिट पे मेरा प्रोजेक्ट मूव हुआ है या नहीं हुआ? तो जब तक मूव नहीं हो रहा, देखो C# ये सब लिखा हुआ है, ऐसे आ रहा है। अभी जब सब मूव हो जाएगा तो इनके आगे एक ताला ताला बन के आ जाएगा, दिखाऊंगा। अभी देखो कोई ताला वाला बन के तो नहीं आ रहा। नो सर। नहीं आ रहा, अभी आएगा जब मैं मूव कर दूंगा तो। यहां पे गए, पूछ रहा है क्लोन करना है। क्लोन कब करना है? कि अगर ऑलरेडी रिपोजिटरी में डाटा पड़ा हुआ है और आपको वो पहली बार वो डाटा लेना है, तो आपको क्लोन करना पड़ेगा। अभी आपसे करवाऊंगा, क्योंकि मैंने तो डाटा मुझे पहुंचाना है, आपको डाटा लेना है, तो आपको पहली बार लेने के लिए क्लोन करना पड़ता है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। अब मुझे क्लोन नहीं करना, मुझे तो बनाना है। ठीक है, क्रिएट गिट रिपोजिटरी करना है, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब ये देखो कह रहा है भाई ये ऐसे ऐसे बना दूंगा, ये सब कर दूंगा, गिटहब पे बनाएगा। अलग अलग देखो, जैसे मैं बता ना एज्योर भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, हम गिटहब पे बना रहे हैं। तो कह रहा है एक नई रिपोजिटरी बनानी है, तो मुझे नई तो बनानी नहीं है, मुझे तो मेरी एग्जिस्टिंग में मूव करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक एग्जिस्टिंग रिमोट का, ये देखो कि भाई जो मैंने ऑलरेडी रिपोजिटरी बना रखी है वहीं पे मूव कर दियो। तो मैं वापस जाऊंगा अपनी रिपोजिटरी में, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, यहाँ पे सामने क्लिक कर दूंगा, कॉपी हो गया, यहां पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया। तो अब इस रिपोजिटरी के अंदर कह रहा है क्रिएट एंड पुश, कि भाई जो भी प्रोजेक्ट है बन भी जाएगा, और जो डाटा है वो पुश भी हो जाएगा। क्रिएट एंड पुश पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे अभी ताला बन जाएगा, वो देखो पुश कर रहा है रिमोटरी को, रिपोजिटरी को, ये सब। ये देखो सब ताला वाला बन के आ गया। आ गया नहीं आया? आ गया। तो इसका मतलब हमारी रिपोजिटरी पुश हो चुकी है। चेक करते हैं भाई। आ गई सारी की सारी फाइल यहाँ पे,
या नहीं आई? नहीं सर, अभी तक नहीं आई। करेक्ट, अभी तक नहीं आई। तो क्यों नहीं आई अब बताता हूं। क्योंकि भाई गिट ना दो दो कंसेप्ट पे काम करता है। गिट कहता है कि भाई दो तरह की रिपोजिटरी होंगी। एक होगी लोकल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब जहां पे आप सारा डाटा वाटा आपका पड़ा होगा, जहां पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा, उसे रिपोजिटरी बोलते हैं। एक होगी लोकल और एक रिमोट या फिर सर्वर। ठीक है, तो ये है लोकल और ये है रिमोट। ठीक है, तो पहले जो भी आप काम करके पुश करोगे वो लोकल पे ही रहेगा। लोकल मतलब आपके खुद के कंप्यूटर पे, आपके खुद के कंप्यूटर पे ही पुश कर देगा। मतलब इसने क्या किया है, एक रिपोजिटरी खुद के कंप्यूटर पे बना ली। अगर आपको चेक करना हो कि कुछ बना होना भी है बोल रहे हैं, तो आप ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर में जाओ। ये देखो गिट की ये फाइल्स बन गई, एडिशनल फाइल्स गिट की बन गई। तो इसने क्या किया, इसने लोकल दो होता है, हर की दो कॉपी होगी, एक लोकल पे एक सर्वर पे, एक लोकल पे एक सर्वर पे। तो पहले जो भी चेंज वेंज करेगा लोकल पे कर लो, फिर चेक कर लो भाई सब चेंज सही तो है। जब सब सही होगा तो उसे सर्वर पे मूव कर दो। ये इस तरह से काम होता है। तो अभी इसने क्या किया है, रिपोजिटरी बना तो दी लेकिन लोकल पे बनाई है, सर्वर पे अभी कुछ मूव नहीं किया। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। अब सर्वर पे मूव करते हैं। सर्वर पे मूव करने के लिए देखो यहां पे गिट चेंज करके आ रहा है, तो गिट चेंजेस पे क्लिक करो और ये बोल रहा है दो आउटगोइंग है, आउटगोइंग इनकमिंग के। भाई दो चीज है जिसको आप सर्वर पे मूव कर सकते हो। मैं क्लिक करता हूं तो क्या कर रहा है, ऐड प्रोजेक्ट फाइल्स। मतलब उसने जो गिट पे यहां पे जितने भी लोकल पे आपके चेंजेस पड़े होंगे वो सब दिख जाएंगे। आप क्या करो, पुश। पुश का मतलब सर्वर पे पुश करना है हमें। तो हमने ओ एक सेकंड को, ये देखो यहां पे ऑलरेडी पहली बार वो ऑलरेडी मूव कर चुका है। लेकिन मैंने अभी चेक किया तो उसने इस ब्रांच में मूव किया, ना कि हमारी मूव ब्रांच में। ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं ये तो सही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट तो ऐसा है ही कि ये लोकल पे बनाता है एक ब्रांच और एक रिमोट पे। तो आप जो भी चेंज करोगे वो पहले लोकल पे होगा, फिर आपको पुश करना पड़ेगा। लेकिन पहली बार इसने क्या किया था, उसमें ऑप्शन आ रहा था ना क्रिएट एंड पुश का। जब मैं बना रहा था क्रिएट एंड पुश करके, तो पहली बार उसने रिपोजिटरी लोकल पे बनाई भी थी और पुश भी कर दिया था। तो आप कहोगे फिर हमें दिख क्यों नहीं रही यहां पे, जब उसने पुश कर दिया है सर्वर पे तो दिख क्यों नहीं रही? तो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच पे पुश किया है। अब आप कहोगे ब्रांच क्या होता है? ओके, ब्रांच क्या होता है, एक रिपोजिटरी, ध्यान से समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बड़ा आसान लगेगा। अब एक रिपोजिटरी में मान लो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आपने 100 फाइल बनाई, लेकिन टेस्टिंग करते वक्त आपको सिर्फ 80 फाइल की जरूरत थी। तो आपको 80 फाइल की जरूरत टेस्टिंग इन्वायरमेंट में है। और यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है एक, ये अलग इन्वायरमेंट होता है। वहां पे सिर्फ 60 फाइल चाहिए और प्रोडक्शन पे वो 60 फाइल भेजनी है। इतने चार इन्वायरमेंट में एक ही प्रोजेक्ट है, कहीं पे 100 फाइल चाहिए, कहीं पे 80, कहीं पे 60, कहीं पे 60। तो इसको कैसे मैनेज करे ये? तो उसके लिए क्या करता है, ये अलग अलग ब्रांच बना देता है कि भाई एक ब्रांच में अलग काम होगा। मतलब इसकी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि चार ब्रांच बना लो, एक डेवलपमेंट की, एक टेस्टिंग की, एक यूएटी की, एक प्रोडक्शन की। तो कोड तो एक ही रहेगा लेकिन
जब आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आओगे तो आपको 100 फाइल दिखेंगी, टेस्टिंग में आओगे तो 20 गायब हो जाएंगी, ओनली 80 फाइल दिखेंगी, यूएटी में 60 दिखेंगी और प्रोडक्शन में 60 दिखेंगी। मतलब अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग तरीके का कोड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमने मेन ब्रांच यहां पे देख रहे थे, तो मेन पे इसने मूव नहीं किया था, पहली बार इसने मास्टर पे मूव किया। तो अगर हम चेक करेंगे तो मास्टर नाम की ब्रांच ऑटोमेटिकली बन गई होगी। यहां ब्रांच में आते हैं, मेन बनी नहीं है अभी हालांकि, वापस जाते हैं, इनिशियल कमिट में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अभी बनी नहीं है, अभी इसने पुश नहीं किया, तो एक बार हम पुश कर देते हैं ये जो भी फाइल है, पर ये हमारी मेन ब्रांच में पुश नहीं होगी, मास्टर ब्रांच में पुश होगी। पुश कर देते हैं। क्या कह रहा है? फेल्ड टू पुश रिपोजिटरी सी द आउटपुट विंडो। चलो चेक करते हैं, पहले मैं एक चीज चेक कर लूं। अगर वीपीएन वगैरह रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाता, तो मेक श्योर कि आप वीपीएन वगैरह से कनेक्टेड ना हो। हाँ, मैं अपना ये, मैंने अपना वीपीएन स्टॉप कर दिया, अब वो मूव कर देगा। पुश करते हैं, सी आउटपुट में। चलो आउटपुट कह रहा है कि आउटपुट देखो कुछ 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 एरर बता रहा है, वो एरर चेक कर लेते हैं भाई। मेक श्योर का होना चाहिए कि जिससे आप विजुअल स्टूडियो से लॉग इन हो और अपने अकाउंट सेम अकाउंट से ही लॉग इन हो, ये भी श्योर करना है आपको। आप चेक करते हैं, यहां पे आपको आउटपुट दिख जाएगा, सॉरी आउटपुट विंडो, ये रही आउटपुट विंडो। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे चेक करो कि गिट में क्या एरर आ रही है भाई। कह रहा है अनेबल टू एक्सेस दिस, कह रहा है ये तो मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, एसएसएल सर्टिफिकेट प्रॉब्लम। कह रहा है एसएसएल की सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये एक बेसिक एरर है, अभी से सही कराते करते हैं। एक सेकंड को इसे चेक करता हूं मैं। ये एरर आनी नहीं चाहिए। हमारा ये सही है। कभी कभार विजुअल स्टूडियो से करते हैं तो ये एरर आ जाती है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कर देता हूं पुश। कमांड प्रॉम्प्ट से भी पुश हो जाता है, एक बार जब पुश हो जाएगा तो उसके बाद नहीं आएगी एरर। एसएसएल अनेबल टू गेट लोकल, एक बार से लेकिन वो कर लेते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। while pushing to configure git to trust SSL certificate। issue turns SSL verification back on after this। चलो ये कह रहा है कि आप एक तरीका आसान तरीके से भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, वो एसएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू है। क्योंकि कह रहा है आप एचटीटीपीएस पे कर रहे हो तो वो इशू है, हम डिटेल में जाते हैं, हम सीधा फिलहाल के लिए एसएसएल को बंद कर देते हैं।
ओके, अब पुश करके देखता हूँ। ठीक है, पुश हो गया। अब पुश हो गया, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और चेक करूंगा तो मुझे मेरा कोड मिल जाएगा। देखो, तो कोड अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मास्टर ब्रांच बन गई होगी, एक नई ब्रांच, जिसके अंदर मेरा सारा कोड जो मैंने किया है वो पुश हो गया होगा। तो यहां पे आप आओगे तो सारी के सारा फाइल पुश हो गई। इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो जितनी भी फाइल हैं वो सब आप देख सकते हो। इवन यहाँ पे क्लिक करके इनका कोड वोड सब देख सकते हो। सब कुछ जो भी हमने काम किया है वो पुश कर दिया। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? सर थोड़ा ऐसे तो आ गई, बट एक अभी एरर आ रही थी ना, वो मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। हाँ, नहीं तो एरर के बारे में उसको टेंशन मत लो। होता क्या है, ये एक दूसरी वेबसाइट है और हमारा लोकल एक अलग सिस्टम है। तो यहां से जो हमने कॉपी किया था वो एसएसएल, जब भी मैंने दिखाया था ना आपको कि मैं रिपोजिटरी में क्या कॉपी कर रहा हूं, दिखाता हूं। वो एसएसएल से रिलेटेड एरर है, मतलब कि वो एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट से मैंने यहां से जब किया तो ये एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट को एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन लोकल में कई बार क्या होता है कि एसएसएल से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट अगर सही प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ना हो आपके कंप्यूटर में तो ये एरर आ जाती है। हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल उस एसएसएल को फिलहाल के लिए ऑफ कर दिया कि भाई तू एसएसएल की टेंशन मत कर, एज लॉन्ग एज रिपोजिटरी यहाँ पे है तू पुश कर दे। बट आप जब कभी कंपनी में काम करोगी या कहीं और भी काम करोगे तो वो लोग प्रॉपर एसएसएल ये सब सेटअप करके रखते हैं। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, कभी इसकी एरर आएगी भी तो आईटी की नेटवर्क टीम होती है वो देखेंगी, आपको इससे रिलेटेड नहीं है। इसीलिए मैंने एसएसएल अपने में ऑफ कर दिया, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है नहीं। ये है नेटवर्किंग टीम कोई दूसरी होगी, वो चेक करेगी सर्टिफिकेट वगैरह की। आपको ये समझना है कि जैसे ही आपने पुश किया तो सारा कोड आपका मूव हो गया यहाँ सर्वर पे। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब ये कोड तो हमारा पुश हो गया। अब मान लो मुझे एक फाइल और ऐड करनी है या फिर करंट फाइल में ही कुछ एरर कुछ चेंज करना है। कुछ भी चेंज हो सकता है, जैसे मैं मान लो प्रोग्राम डॉट सी एस में एक और काम कर लेता हूं। वैल्यू वन लग रहा है यहाँ पे है। वैसे इतना छोटा सा काम, ये तो एग्जांपल दिखा रहा हूं, काम कुछ भी हो सकता है। तो मान लो आपको कुछ भी चेंज करना है फाइल में। आपने अपना काम किया अपने कंप्यूटर पे। आप अभी तक ये जो चेंज है ये सिर्फ आपके कंप्यूटर पे है, ये रिपोजिटरी में पहुंचा नहीं है। आप लोगों नहीं पहुंच गया होगा, आप तो झूठ बोल रहे हो। चेक कर लेते हैं। आपने चेंज किया था प्रोग्राम डॉट सी एस में, तो ये रही रिपोजिटरी की प्रोग्राम डॉट सी एस। नीचे आके देखते हैं आप हमारा कोड पहुंचा। ये देखो, अभी तक हमारा कोई भी कोड पहुंचा नहीं है। इंट वैल्यू 10 और 11 बनाई थी मैंने, वो देखो पहुंची नहीं है, खाली यहीं तक डाटा है। ये जो एडिशनल कोड लिखा है वो अभी सर्वर पे नहीं पहुंचा। अब आपने वो चेंज किया, मान लो जैसे मैं बता रहा था ना पेंट पे जाके कैसे 10 बंदे काम करेंगे, तो मान लो ये काम अब आप कर रहे हो। आपको इस कोड को पुश करना है। कभी भी कोड को सर्वर पे मूव करना है तो इसका मतलब पुश करना है, और सर्वर से लेना है तो मतलब पुल करना है। क्लियर है, पुश और पुल। यस सर। अगर सर्वर पे पहुंचाना है तो पुश और उससे लेना है तो पुल। सिंपल इंग्लिश है। तो आपने चेंज तो कर दिया। अब आपको जाओगे गिट चेंजेस पे, तो जिस भी फाइल में आपने चेंज किया होगा वो दिखा देगा कि भाई एक फाइल में आपने चेंज किया है। बात सही है, बाकी सब हम ऑलरेडी मूव कर चुके थे। खाली ये ली फाइल है जो एडिशनल है जिसमें हमने चेंज किया है। आप राइट क्लिक करो, कंपेयर विद अनमॉडिफाइड, कि क्या चेंज किया है मैंने।
चेक करो भाई, यही चेंज किया है मैंने, क्या ये चेंज सही भी है गलत है? सही है तो क्या करना है आपको, राइट क्लिक करके स्टेज, यहां पे सारे चेंज आ जाएंगे। अभी तो एक ही फाइल में है, मान लो 10 फाइल में होता, 10 चेंज आ जाते। अब जिस फाइल को आपको सर्वर पे मूव करना है उसे स्टेज में ले आओ। स्टेज पे आ गया, अभी तो एक ही है तो एक ही आ गया। अब क्या चेंज किया है इसके बारे में कमेंट करो, कमेंट में कुछ लिखो। जैसे कमेंट में मैं लिख देता हूं, एडेड सम एडिशनल सम फंक्शन, यही किया है, कुछ एडिशनल सम फंक्शन ऐड किया है तो ये लिख दिया। अब इसको कमिट करो। कमिट का मतलब अभी ये सर्वर पे नहीं पहुंचेगा, कमिट का मतलब अभी ये लोकल पे कमिट हो जाएगा। और जैसे ही आप चेंज करोगे, आप एक चीज नोटिस करोगे, ताले की जगह से की जगह राइट आ गया। जिस जिस फाइल में आपने चेंज किया होगा वो ताले की जगह राइट आ जाएगा, कि मतलब आपने कुछ चेंज किया है। क्लियर है, कोई डाउट है? सर एक बात बताओ, जस्ट लाइक अपन ये मेथड हाइडिंग एग्जांपल है, इस क्लास पे अपन चेंज कर रहे हैं, फिर प्रोग्राम डॉट सी एस में उस मेथड को अपन कॉल करते हैं, तो फिर दोनों फाइल्स में राइट क्लिक आएगा ना? अगर आपने दोनों में किया है तो दोनों में आएगा। ओके। क्या इसका कोई लेना देना नहीं है कि कहां पे, जहां पे चेंज किया है, अगर यहां पे आपने एक डॉट भी लगा दिया, ये डॉट ऐसे करके डॉट भी लगा दिया, बस हो गया ये चेंज, तो अब ये भी आ जाएगा। अब जैसे ही गिट चेंज होगा तो ये भी आ गया। लेकिन अभी ये चेंजेस में आया, स्टेज नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, पहले कंपेयर करो, कंपेयर विद अनमोडिफाइड। आपने कहा भाई गलती से लगा दिया ये तो इसे हटा दो। अब सेव कर दो, कंट्रोल एस, क्लोज कर दो। अब गिट चेंज पे जाओगे तो गायब हो जाएगा, क्योंकि जो आपने चेंज किया था वो वापस कर लिया। तो यहां पे भी जाओगे तो अब क्या बोलते हैं, वहां पे देखो ताला दोबारा से आ गया। और जैसे ही चेंज करोगे वहां पे राइट आ जाएगा, ताला हटके राइट आ जाएगा, मतलब वो फाइल चेंज हो रखी है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। अब आपने कुछ उसके बारे में जो जो चेंज किया उसके बारे में कमेंट कर दिया और कमिट कर दिया। कमिट होते ही ताला वापस आ जाएगा, प्रोग्राम डॉट सी एस के सामने वापस ताला आ गया, कि मतलब कमिट हो गया है भाई। लेकिन अभी जो ये कमिट हुआ है ये लोकल पे हुआ है, सर्वर पे नहीं पहुंचा। चेक करते हैं सर्वर पे क्या पहुंचा है, दोबारा से इसे रिफ्रेश कर देता हूं और चेक करेंगे, नीचे आएंगे तो सर्वर पे अभी देखो आई वैल्यू 11, 10 और 11 नहीं पहुंची, सिर्फ और सिर्फ लोकल पे कमिट हो गया है। लेकिन कैसे पता लगा लोकल पे कमिट हो गया है? भाई दोबारा से ताला बन गया, ताला का मतलब कमिटेड है, और अगर राइट होता है तो अनकमिटेड है, कुछ चेंज आप कर रहे हो। ताला बन गया, अब इसको अगर मुझे पहुंचाना है तो यहां पे आउटगोइंग पे क्लिक करूंगा, और ये बता रहा है कि भाई यहां तक लोकल लोकल पे कमिट हो रखा है, और ये है एक आउटगोइंग जिसको आप सर्वर पे पहुंचा सकते हो, अभी पहुंचा नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ठीक है भाई, पहुंचा दे। कैसे पहुंचाते हैं? पुश की हेल्प से। पुश पे क्लिक किया, पुशिंग मास्टर आ रहा है, पहुंच गया। चेक करते हैं भाई क्या पहुंचा या नहीं पहुंचा। अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ये हमने कोड लिखा था ये पहुंच गया। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है। अब मान लो कोई, जैसे ये तो हुआ पुश करना, कि आपने चेंज किया, वो कोड आपने सर्वर पे दे दिया। अब मान लो किसी दूसरे बंदे ने कोड चेंज करके सर्वर पे पुश कर दिया हो, उसका कोड लेना है तो कैसे लोगे? ये भी तो होगा, ये भी तो जरूरत पड़ेगी कि भाई किसी दूसरे बंदे ने सर्वर पे पुश कर दिया, राइट? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, लाइक अपन ने अपना ये फर्स्ट फाइल बनाई थी मास्टर वाले में बनाई है, तो सर ये बाय डिफॉल्ट मास्टर वाले में बनी है, या फिर हमको मतलब अगर हम चेंज करना चाहे तो चेंज भी हो सकता है? नहीं, बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में अभी आप सारा कोड कर रहे हो। आप चाहो तो अपनी नई ब्रांच भी बना सकते हो, वो सब भी बताऊंगा इस कोर्स में, वो सब भी है। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जोन सी ब्रांच में काम करोगे वही ब्रांच, अगर आप चाहो तो नहीं बना लो, वो तो आपके हाथ में है। बट फिलहाल मास्टर में ऑटोमेटिकली बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली मास्टर में बना देता है।
हाँ सर, मैं यही पूछी थी, इनकेस हमको मास्टर में नहीं डालनी हो, किसी और में डालनी हो तो। करेक्ट, तो आपको एक नई ब्रांच बना सकते हो, उसमें डाल दो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब जो अब वो अपने दिमाग वहां से हटा दो, अब यहां पे लाओ कि अब क्या पढ़ रहे हैं हम। अब हमें क्या समझना है कि हमने तो पुश कर दिया कोड। क्लियर? यस सर। अब दूसरे तो ये तो ठीक है कि हमने काम किया, दे दिया। अब मान लो किसी दूसरे बंदे ने कोड पुश करके सर्वर पे पहुंचा दिया है, मुझे वो कोड चाहिए अपने लोकल पे, तो कैसे लोगे लोगे आप? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो बंदा पुश करे, फिर मैं ले सकता हूं ना, क्योंकि श्रीकांत पांडे .net तो मैं खुद ही हूं। तो मैं खुद ही को कैसे डाटा ले सकता हूं? तो इसका दूसरा आसान तरीका क्या करता हूं, मान लो इस क्लास में मैं सर्वर पे ही डायरेक्टली चेंज कर दे रहा हूं, लेकिन इसको आप इस तरह से समझो कि किसी दूसरे बंदे ने कोड चेंज करके सर्वर पे पहुंचाया है। ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है, मैं यहां पे सीधा सर्वर पे चेंज कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज मुझे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे वो चेंज करेगा ये सब, लेकिन मैं सीधा सर्वर पे चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, उसने चेंज किया, पर भी सर्वर पे मैंने पहुंचा दिया इसे। इसे क्या करना पड़ेगा, कमिट वमिट करना पड़ेगा। कहां गया भैया? यहाँ पे ऑप्शन आता है कमिट का, अच्छा यार, कमिट कर दिया मैंने सर्वर पे ही। पूछ रहा है भाई कमिट कर दूं पक्का? मैं कह रहा हूँ हाँ कर दे सर्वर पे ही। सीधा सर्वर पे ही चेंज कर रहा हूँ, पर ये होता नहीं है सीधा सर्वर पे चेंज। पर ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा बंदा कैसे बनूं मैं, उसके लिए मुझे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसे कमिट कर दिया। कौन सी फाइल में किया है? एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल की एक टेस्ट मेथड बनाया है। मेरे पास तो ये है नहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये रहा, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ही नाम है, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, हाँ। इसमें अभी टेस्ट मेथड नाम का कोई मेथड आ नहीं रहा होगा। ये देखो मेथड 3 आ रहा है, टेस्ट मेथड नहीं आ रहा, मेथड 3 के बाद ये नहीं आ रहा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। अब मुझे ये कोड लेना है, कैसे लूं? इसको मैंने ये समझा है कि किसी और ने चेक इन किया हो, अब मुझे लोकल पे लेना है तो कैसे लूंगा? सिंपल, यहीं पे जाऊंगा गिट चेंजेस में, इस पे क्लिक करूंगा, चाहे यहाँ पे खुला हुआ है हालांकि मेरे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कैसे आप खोल सकते हो इसे। यहां पे जाऊंगा, इस 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा, मैनेज ब्रांचेस पे क्लिक करूंगा, तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, अभी इनकमिंग, उसका मतलब है इनकमिंग, कि बाहर से कोई कोड लेना है, पर ये कह रहा है इनकमिंग तो कुछ है ही नहीं, जबकि हमने देखा कि भाई कोड चेंज किया हुआ है। तो मैं चेक करूंगा, अभी सिर्फ चेक कर रहा हूं, अभी कोड लिया नहीं। चेक करने के लिए फैच पे क्लिक करते हैं। फैच मतलब कि भाई सर्वर से कुछ है तो उसको लेके आ जा, लेकिन मेरे कोड में मत आइयो, खाली मैं चेक कर रहा हूं कि कुछ है पड़ा या नहीं पड़ा सर्वर पे। क्लिक किया तो एक आ गया, ये देखो, ये कोड आ गया, मैंने चेंज किया था ये। अब आप अभी भी चेक करोगे, अभी भी यहां पे चेंज आया नहीं है, क्योंकि फैच इंटरव्यू में पूछते हैं फैच और पुल में क्या डिफरेंस है। तो फैच क्या करता है, सर्वर से चेंजेस लेके आता है, लेकिन आपके लोकल पे अप्लाई नहीं करता। पुल क्या करता है, सर्वर से लेके भी आता है और अप्लाई भी करता है। बात समझ रहे हो? पुल जैसे ही यस सर। करूंगा अप्लाई हो जाएगा। अगर फैच नहीं किया, सिर्फ सीधा पुल कर दिया, तो भी काम चलेगा, तो लेके भी अप्लाई भी कर देगा। लेकिन फैच क्या होता है कि पहले देख लो कि भाई ये चेंजेस हैं, सही है या नहीं है, ये सब चीजें। इसे आप देख भी सकते हो, इस पर डबल क्लिक करोगे तो दिख भी जाएगा, ये देखो, ऊपर करके देख भी सकते हो भाई ये चेंज किया हुआ है, ये नया मेथड बनाया हुआ है। तो ये सब चेक वेक कर लो आप जब सेटिस्फाई हो जाओ पूरे अच्छी तरीके से, तो पुल पे क्लिक करो। पुल पे क्लिक किया, अब वो डाटा पुल कर रहा है और आ गया सारा डाटा। अब दोबारा से फैच 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट डॉट एग्जाम्पल को क्लिक करूंगा तो टेस्ट मेथड नाम का मेथड आ चुका होगा।
क्या बात समझ में आई? यस सर। कि अगर किसी ने कोड किया तो अब आप भी ले सकते हो, आप अपना कोड उसको भी दे सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, बस यहीं पे अभी पॉज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वरना आज की क्लास। आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और क्या पढ़ेंगे? इसी को कंटिन्यू करेंगे, गिटहब को ही। ठीक है? यस सर। कोई क्वेश्चन आज की क्लास का? नो सर। तो फिर इंटरव्यू के लिए अब कर रहे हो अप्लाई जॉब? सर मैं जॉब के लिए जिस